जो हमने टॉपिक करना है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म ऑब्लिक एलएलपी में, ठीक है। क्लियर हो गया, मिल गया। तो अभी हमने किसका किया, इंडिविजुअल का किया। इंडिविजुअल का हमने किया तो हमने क्या बोला, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। किसके हिसाब से टैक्स लगेगा, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का, है ना। पार्टनरशिप के बारे में हमने बताया था, एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है, एक एलएलपी होती है। एलएलपी का मतलब हो गया जिसमें लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, ठीक है। बट वो इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। आप तो सीधे यहाँ देखेंगे कि अगर एलएलपी है या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। क्लियर हो गया। उसकी जो इनकम होगी उसके ऊपर क्या रेट रहेगा इनकम का, टैक्स का। ओके, तो देखो पहले हमने 4 इनकम पढ़ी थी, कौन कौन सी वाली। एक हमने पढ़ी थी एलटीसीजी 112, एक हमने कौन सी पढ़ी थी एसटीसीजी 111, ठीक है। और एक हमने पढ़ी थी एलटीसीजी 112 ए, और हमने कौन सी पढ़ी थी कैजुअल इनकम। ये 4 इनकम पढ़ी थी हमने। इसका क्या रेट था 20%, इसका क्या रेट था 15%, इसका क्या रेट था 10%, और इसका क्या रेट था 30%। तो ये तो सेम रहेगा, ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो दूसरे वाले, ये जो 4 इनकम है इन पे जो रेट है जो इंडिविजुअल पे थे वही सेम रहेगा। इतना क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा आ जाओ, और बाकी जो भी इनकम होगी, ठीक है, बाकी अदर जो भी नॉर्मल इनकम होगी, अदर इनकम, उस पर कोई स्लैब नहीं है, सीधा 30%। क्या है, सीधा 30%। माना अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उसने 1 लाख रुपए कमाया है, नॉर्मल इनकम है, कैपिटल गेन वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल इनकम है, तो सीधा कितना परसेंट, 30%। बात खत्म, कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं, खत्म। समझ आ गया, पार्टनरशिप एलएलपी खत्म, ठीक है। इसमें बस एक चीज और रहेगी, सरचार्ज वाली। ये टैक्स रेट हमारा यहीं पे इतना ही है इसमें, ठीक है। अब सरचार्ज क्या रहेगा इस पे, वहां बताओ इंडिविजुअल के केस में कितना कितना था, 50 लाख से ऊपर 10%, आगे 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25। यहाँ एक ही रेट है, कितना 12%। जब इनकम क्या हो 1 करोड़ से ज्यादा हो, जब इनकम क्या हो 1 करोड़ से ज्यादा हो। अगर इनकम तुम्हारी कितनी है 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सीधा कितना परसेंट, 12%। तो पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी का समझ आया। क्या बोला हमने, 4 इनकम है, एलटीसीजी 112 और एलटीसीजी 112 ए, एसटीसीजी 111 ए और कैजुअल इनकम। इनके ऊपर तो वही रेट लगेगा जो इंडिविजुअल के केस में था, इसमें तो कोई अलग नहीं है। बाकी जो अदर इनकम बचेगी पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, फ्लैट कितना परसेंट, 30%। क्लियर। सरचार्ज कब लगेगा, जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, और 1 करोड़ से ज्यादा हो तो कितना लगेगा 12%, और 12% ही रेट है। क्लियर। और बाकी जो एचईसी होता है वो तो 4% है ही है। क्लियर हो गया। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सेल बी अलाउड इन द नॉर्मल मैनर, जो है चैप्टर 6 के जो डिडक्शन होंगे वो नॉर्मल मैनर जैसे होता है वैसे ही अलाउड होंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सारी 30%, कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं। हो सकती है अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने कोई बिल्डिंग ले रखी है, वो किराए पे दी है, अगर इनकम है वो बिजनेस इनकम होगी, या जो भी इनकम है, बाकी जो भी इनकम बचे सीधा 30%। 4 इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम बचे 30%। पार्टनरशिप फॉर्म की सैलरी वाली इनकम तो नहीं हो सकती, तो ये थोड़ी बोलेंगे पार्टनरशिप वहां काम करती है ना, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी इनकम होगी उसकी वो क्या होगी, सीधे 30%, फ्लैट 30%। क्लियर। इसमें कुछ और ये नया नहीं है तुम्हारे लिए,
बस सरचार्ज का रेट याद रखना, कितना परसेंट, 12%, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा चली जाती है तो। क्लियर? 1 करोड़ से कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज का एक ही रेट है, देखो ना, सरचार्ज shall be applicable at 12% provided that the income is exceeding 1 crore। ठीक है, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, नहीं तो कुछ नहीं। ओके, मार्जिनल रिलीफ आप ले सकते हो भाई, अगर 101 लाख हो गया, सरचार्ज के बाद आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है तो मार्जिनल रिलीफ आप दे सकते हो, डिडक्शन नॉर्मल मैनर में दे सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, तो पार्टनरशिप वाले में कोई दिक्कत, कोई डाउट लग रहा है क्या जी? रिबेट लिखा है इसमें कहीं? नहीं लिखा ना, तो रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने जब 87A कराया था, रिबेट की बात कर रहे हैं हमारे देवराज जी, वहां पर मैंने क्या कंडीशन बताई थी, किसको मिलेगा? 7 लाख तक इनकम हो, 25,000 तक होगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। क्या बोला था? ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ किसको? इंडिविजुअल को मिलेगा। तो क्या पार्टनरशिप इंडिविजुअल है? नहीं है ना, तो और कहीं नहीं मिलेगा रिबेट, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। क्लियर? अच्छा, चलो ये कर लिया तुमने। एक तो मैंने ये प्रोविजन बताया था जो खाली और खाली किसके लिए था? इंडिविजुअल के लिए था। एक चीज मैंने और बताई थी जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए थी, बताओ कौन सी वाली? स्पेशल प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल्स। जब मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल इनकम नहीं है तो फिर 3 लाख रुपए माइनस कर दोगे, या तो 3 लाख वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ लगता ही नहीं। ठीक है, बताया था ना, अगर एलटीसीजी की इनकम है, नॉर्मल इनकम नहीं है, तो जो 3 लाख रुपए की छूट है वो इसमें से माइनस कर सकते हो, तो वो यहाँ नहीं कर सकते आप, वो भी किसके लिए था? खाली इंडिविजुअल के लिए। ये तो एग्जांपल है एलटीसीजी एसटीसीजी दोनों के उसमें। ठीक है, क्लियर? पार्टनरशिप फॉर्म, अदर इनकम, नॉर्मल इनकम में टैक्स कितना? सरचार्ज कितने के ऊपर? सर 1 करोड़ के ऊपर 12%। तो पार्टनरशिप फॉर्म ओके हो गया? बताओ यार, पार्टनरशिप फॉर्म ओके? ठीक है, अब आते हैं आगे डोमेस्टिक कंपनी। आप कौन से पे आते हैं? डोमेस्टिक कंपनी। अब मुझे बताओ कि एक तो था एलटीसीजी 112 वाला, एक था एलटीसीजी 112A वाला, एक था एसटीसीजी 111A, और एक थी कैजुअल इनकम। बोलते जाओ बोलते जाओ। पार्टनरशिप फॉर्म में इस पे कितना टैक्स था? 20%। इस पे कितना था? इस पे कितना था? 10%। इस पे कितना था? 15। इस पे कितना था? 30%। और जो बाकी अदर इनकम थी, नॉर्मल इनकम, उस पे कितना था? नॉर्मल इनकम पे कितना था? 30%। पार्टनरशिप में यही था, कंपनी में भी बिल्कुल सेम है, कंपनी के केस में बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं, कुछ अलग नहीं है यहां तक। अब सरचार्ज में दिक्कत है, दिक्कत मतलब थोड़ा सा अलग है, सरचार्ज में थोड़ा अलग है। पार्टनरशिप में ये है, ये तो याद हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल में यहां तक सेम थे, उसके नीचे ये वाला अलग है, बस। क्लियर हो गया? अच्छा, सरचार्ज देखो, सरचार्ज के इसमें 2 रेट है, सरचार्ज के 2 रेट है। बताओगे 2 रेट कौन कौन से हैं? सरचार्ज कितना है? पहला, अगर इनकम कितनी है?
1 CR टू 10 CR, मोर देन 1 CR, ठीक है, एक्सीडिंग 1 करोड़ है, ठीक है, 1 CR प्लस और अप टू 10 CR कितना परसेंट है? 7%। इसमें दो रेट बना रखे हैं बस, और 10 CR से ज्यादा है तो 10 CR से ज्यादा है तो कितना है? 12%। इसमें 7 और 12 दो रेट है, 7 और 12 दो रेट है, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ शैल बी अलाउड इफ इनकम हैज एक्सीडेड 100 लाख और 1000 लाख। अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ वाला पंगा होता है, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैप्टर 6 से डिडक्शन शैल बी अलाउड, और हेल्थ एंड एजुकेशन कितना? 4%। इतना क्लियर हुआ भाई। एचईसी तो सेम है, कितना है? 4%। एचईसी बिल्कुल सेम है, सरचार्ज इसमें थोड़ा अलग हो गया। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप में सरचार्ज कितना परसेंट था? 12%। कितनी से ज्यादा इनकम हो? 1 करोड़। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा हो तो कितना सरचार्ज, और कितने तक? 7%। 10 करोड़ तक। 10 करोड़ से ज्यादा हो तो 12%। वेरी गुड, क्लियर। नॉर्मल इनकम, पार्टनरशिप में नॉर्मल इनकम में कितना बताया? 4 इनकम को छोड़ के टैक्स कितना है नॉर्मल इनकम पे? 30%। और कंपनी में? पीसी है, ठीक है। डोमेस्टिक, अभी हम एक फॉरेन कंपनी करेंगे। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो हमारी अपनी कंपनी है, हमारी इंडिया की कंपनी है ना। अभी इसके बाद फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया की कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी भी होती है जो विदेशी कंपनियां हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी हो गई, देखो सपोज करो हमने क्या किया, तो मैंने और रोहित ने मिलके बोला यार एक काम करते हैं, हम ना काम करते हैं मिलके कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमने पहले पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। हमने क्या बनाई? पार्टनरशिप फर्म बनाई। हमने क्या बनाई? पार्टनरशिप फर्म बनाई, ठीक है। एक होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक इसी के नीचे लिख देता हूँ एलएलपी। ये एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जिन्हें बोलते हैं हम, ये होती है एलएलपी एक्ट 2008 का है ये ना। हाँ, एलएलपी एक्ट 2008 का। तो दो तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती हैं। एक तो हमने क्या करा, सिंपल पार्टनरशिप बनाई, एक एग्रीमेंट बनाया, काम करना शुरू कर दिया। उसमें क्या होगा, और हमने कुछ नहीं किया उसका, ठीक है। मैंने डिसाइड किया हम एक बिजनेस करेंगे, हम दोनों पार्टनर बनेंगे, एक एग्रीमेंट बनाया, कैसे कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे कैसे जो भी होगा हमने बनाया, काम करना शुरू कर दिया। कल को हमारी फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं पर भी कुछ भी नुकसान हो गया, तो इसमें क्या होगा भाई साहब, पर्सनल एसेट्स हमारे बिक जाएंगे, हमारी पूरी लाइबिलिटी रहेगी कि भाई हमें लोगों को पैसा देना है अगर नुकसान हो गया तो। समझ गए? एक तो ये तरीका हो गया काम करने का कि भाई हमारी, हमने अपनी पार्टनरशिप बनाई, लाइबिलिटी उसमें अनलिमिटेड है। उसमें लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। भाई तुम्हें पूरा पे करना पड़ेगा। हमारी जेब में 10 रुपए है, हमने 1000 रुपए देने लोगों के, घर के बर्तन बेचो, घर बेचो, तो 1000 रुपए वहां से पे कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा होता है कंपनी, या तो हमने क्या बोला कि भाई हम क्या करते हैं, एक अलग कंपनी बना लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ऐसे करते हैं। वो क्या होता है? कंपनी होता है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, वो पूरा कंपनी, तो हम कंपनी उसमें पढ़ेंगे, उसमें तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, हमने क्या किया, एक कंपनी रजिस्टर्ड की। ये क्या करता है इसको? एक है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। अब उसमें क्या रहता है, उसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। कंपनी का एक फीचर क्या होता है, इसमें भी क्या रहेगी? लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड भी बना सकते हो आप, पर अनलिमिटेड कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि जब हमारे पास लाइबिलिटी लिमिटेड करने का ऑप्शन है तो क्यों करेगा कोई? क्यों बोलेगा कि भाई कल को नुकसान होगा तो मेरे घर दे देना? बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा ना। तो दूसरा तरीका क्या था,
भाई कंपनी बना दो, ठीक है। अब कंपनी बनाने के लिए लोग चाहिए, जैसे प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, ठीक है। उसमें अपनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। कंपनी में थोड़ा सा बर्डन ज्यादा रहता है, मतलब कंप्लायंसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। भाई आपको टाइम पे ये रिटर्न फाइल करने, वो रिटर्न फाइल करने, काफी सारी चीजें होती हैं। और आपने बोला कि नहीं यार हम कंपनी नहीं बना सकते। कंपनी बनाने का मतलब थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाना, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला यार देखो, ये भी 2 जनों ने मिलकर बनाई, ठीक है। मिनिमम 2 जने, मैक्सिमम तो हो सकते हैं ज्यादा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गई, लिमिटेड हो गई लाइबिलिटी। कल को नुकसान हो गया, सपोज करो रोहित ने लगाए 1 लाख रुपए, मैंने लगाए 1 लाख रुपए, टोटल कितने हो गए 2 लाख रुपए। चाहे नुकसान जितने मर्जी का हो, हमें सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं, बात खत्म। अनलेस अनटिल कि हमने कोई फ्रॉड न किया हो जानबूझ के, ठीक है। पर ऐसा नॉर्मल नुकसान हो गया तो हमें 2 लाख देने हैं, बात खत्म। ये क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो ये किसका फीचर हो गया, कंपनी का, समझ गए। कंपनी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, उसमें क्या हो जाती है, थोड़ा सा कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। पर हमने कहा यार हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, समझ गए? हमने करनी पार्टनरशिप है, पर हमारे बस के इतने भाई इतने कंप्लेंसेस हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर इनके लिए क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब है ये भी पार्टनरशिप फॉर्म, पर ये क्या आ जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कंपनी का कुछ फीचर्स इसमें डाल दिए कि भाई देखो अब आपकी भी लायबिलिटी लिमिटेड कर देंगे हम, अगर आप इस एक्ट में जो है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करवा देते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवा दी, आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो कोई 1 लाख मैंने लगाया, 1 लाख मैंने लगाया, तो 2 लाख की लायबिलिटी है, बात खत्म। चाहे नुकसान करोड़ का हो, लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख, ठीक है। तो ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब आप कितने तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो, पर इसमें लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ये क्या है, एलएलपी है, इसमें लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। और थोड़ा बड़ा काम करना है तो आप कंपनी बनाओ, है ना। भाई जब आपने पब्लिक से पैसा उठाना है, ठीक है, आप चाहते हो भाई हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो कि हम पब्लिक से पैसा उठाएं, अपने शेयर इशू करें, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में तो नहीं कर सकते। आप तो कहाँ करोगे, फिर कंपनी में ही करोगे। तो आप लिमिटेड कंपनी बनाओगे उसके लिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी क्या करता है, अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करता है। जैसे हमारा बिल्कुल छोटा बिजनेस है तो हमें पार्टनर की भी जरूरत नहीं है, हमने अपना ही इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी शुरू कर दिया। थोड़ा सा बड़ा होता है कि 2 जने चाहिए कम से कम संभालने के लिए, तो पार्टनरशिप में हो जाता। हमने सोचा यार बिजनेस थोड़ा बड़ा है, रिस्क भी है, तो एक काम करते हैं अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर देते हैं। तो हमने क्या बना दी, एलएलपी बना दी। अब हमने सोचा कि यार नहीं, अब इसको और बड़ा करना है, हमें एक्सपेंड करना है, तो हमने कहा कर दिया, कंपनी में इसको रजिस्टर कर दिया। क्लियर। इसी में देखो कंपनी, अभी हमने किसकी बात की, डोमेस्टिक कंपनी की, अभी हम फॉरेन कंपनी की भी बात करेंगे। तो क्या मतलब ऐसा है कि फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ काम करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे फॉरेन कंपनी है, टैक्स कम पड़ेगा तब। पर हम जब फॉरेन कंपनी आएगी तो टैक्स कम क्यों लेंगे उससे, पहले क्यों मांगेंगे, ऐसा कोई आएगा ही नहीं हमारे यहाँ देश में। तो जैसे देखो अमेरिका है, एप्पल कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की ही है ना, ठीक है। अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग कितनी है, लगभग 32 करोड़। कितनी, 32 करोड़। ऐसे ही जो बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस की कितनी, फ्रांस की कितनी, 7 करोड़। जर्मनी की कितनी, इतनी ही उसकी भी, है ना। तो अब ये बताओ, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनी है, अब ये यहाँ खाली 32 करोड़ बंदे हैं, और हमारे यहाँ कितने, 140 करोड़, ठीक है। मतलब यहाँ से कितने ज्यादा हो गए, है ना। अब ये बताओ, अगर ये एक बड़ी कंपनी वहां कोई चीज बनाएगी तो बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ लोग ज्यादा होंगे। तो ये सारी कंपनी कहाँ आती है, इंडिया। भाई जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहीं तो बिजनेस चलेगा। तो इन्होंने क्या किया,
भाई अमेरिका की कंपनी है, ये यहाँ आ गए, यहाँ करके यहाँ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या होगी, फॉरेन कंपनी। पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ एक अलग ही कंपनी बना लेते हैं, फिर वो भी डोमेस्टिक कंपनी में आ जाते हैं, फिर उससे बिजनेस करते हैं। कहाँ की कंपनी है वो? नहीं नहीं, बिजनेस है उनका। हाँ, तो वो बिजनेस इनकम हो गई ना उसकी, सैलरी कहाँ हो गई, वो बिजनेस इनकम हो गई उसकी। सैलरी का मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को टाइम पे फीस दे दो तो टाइम पे ही दे दो, ये तो नहीं कि ये आज मन कर रहा है 500 पकड़, कल मन कर रहा है 1000 पकड़, ऐसा तो नहीं कर रहे ना, टाइम पे ही देते हैं, तो वो सैलरी थोड़ी ना है, वो मेरा बिजनेस है ना, वो बिजनेस इनकम है मेरी, यूट्यूब भी बिजनेस इनकम है। इधर तारीख को मिलेगा, वो देखेंगे ना तुम्हारे कितने व्यू शेयर आता होगा ना। है? बिल्कुल, जो इनकम है आपकी उसमें इनकम, बिल्कुल जो भी इनकम है वो इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। जीएसटी तो देखो, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। है? भाई जैसे सपोज करो ना, यूट्यूब को छोड़ो आप, यूट्यूब क्या हो गया, एक सोर्स हो गया ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी टर्नओवर जो है, जो बेसिक इनकम लिमिट है जीएसटी में उससे ज्यादा जाती है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, फिर तो मैं आपसे फीस प्लस जीएसटी लूंगा ना, फीस प्लस जीएसटी लूंगा। और अभी हम बिना जीएसटी के चल रहे हैं क्योंकि इनकम है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे एग्जाम है। जैसे बात आई अगर, तो अगर आपको मैं जैसे कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस पर टैक्स पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है ये मत करो, इनके ऊपर तो जीएसटी लगेगा भैया। तुम एक काम करो, तुम डांस करो, तुम ऐसे काम करो, ये चीजें बजाना सीखो, ठीक है। तो जो डांस वगैरह सीख रहा है, जो इंस्टीट्यूट डांस वगैरह सिखा रहे हैं वो एग्जाम है, और जो पढ़ा रहे हैं वो टैक्सेबल है। तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, यही कहना चाह रही है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ तुम कल को सीए बनोगे, कहाँ तुम कल को कुछ और बनोगे, मत बनो, तुम डांसर बनो, तुम रील्स बनाओ, मुजरा करो, ये काम करो तुम, ये तुम्हारे ऊपर जचेंगे, ऐसा कहना चाह रही है, मैं नहीं कह रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारे ऊपर ये जचेंगे, तुम कहाँ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम बात कहाँ कर रहे थे, कहाँ आ गए, हम बात कर रहे थे, अब ये पता चल गया, मतलब थोड़ा इंट्रो मिल गया तुम्हें कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, कंपनी क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन कंपनी में। ये एक काम करो, पहले एक क्वेश्चन लिखो, देखो ऐसे लिखा हो, अगर एबीसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसे लिखा हो, एबीसी एलएलपी लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एलएलपी हो गया। अगर ऐसा लिखा हो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या होगी, कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी। एक होती है एबीसी लिमिटेड, ये लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, तो ये हम आराम से देखेंगे, तो चलो लिखो, कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड, कंप्यूटर एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। टोटल इनकम है ₹101 लाख, ठीक है, एंड टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन।
ठीक है, निकालो जरा। अब देखना इसमें मार्जिन रिलीफ भी लगेगा क्या। पहले ये बताओ 101 लाख है तो क्या इसमें सरचार्ज लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, 7% लगेगा। वेरी गुड, चलो करो फटाफट क्वेश्चन। इसका सीधा सीधा निकलेगा आंसर। क्या इसमें स्लैब रेट लगेगा कि फ्लैट लगेगा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, बोल दो, सावन में लग गया कल से। आप तो कीड़े मकोड़े से बाहर निकल आते हैं, कम से कम आप भी मुंह खोलिए। ये लो जी, सुन लो बात। क्या लिखते थे, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन इतनी इनकम, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन इतनी इनकम। भाई एक बात बताओ ना, इसमें रिबेट वाला पंगा तो है नहीं, तो मार्जिन रिलीफ किस पे मिलेगा, फिर सरचार्ज से ही मिलेगा। तो सरचार्ज पे मतलब मार्जिन रिलीफ कब मिलेगा, जब हमारी इनकम से ज्यादा जा रही हो। बिना मार्जिन के किसी ने किया, 101 लाख है ना। मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है वो लिखेंगे आगे, सीधा टैक्स ऑन एवरेज 30% वो लिख लिया हमने। फिर हम करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड इसमें, सरचार्ज एट द रेट जितना भी परसेंटेज लग रहा है। 101 लाख है तो कितना परसेंट है, 7%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, लेस मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, फिर आप क्या बनाओगे यहाँ पे, वर्किंग नोट बनाओगे। टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 101 लाख इतना निकलेगा। फिर हम क्या एज्यूम करेंगे कि अगर मेरी इनकम जो है 100 लाख होती तो क्या होता। फिर मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स। फिर नीचे क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन इनकम। फिर मैं क्या लिखूंगा, मार्जिनल रिलीफ। इसमें से माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे इतना ब्रैकेट छोड़ देते हैं। फिर यहाँ क्या लिखूंगा मैं, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, ऐड HEC एट द रेट
4%। यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर आप फटाफट निकालो तो कोई इधर आ जाओ। नहीं निकाला, इतनी देर से नहीं लगनी चाहिए थी यार, क्योंकि इसमें स्लैब वलैब का भी पंगा नहीं है। कितना निकला टैक्स? तुम नहीं कर रहे? कोई तो कुछ लो ना, तेज ढूंढना पड़ रहा है। पहले ऊपर लिखा पड़ा टैक्स ऑन 101 जो है एक्चुअल में, फिर अज्यूम करेंगे टैक्स ऑन दिस, समझ गया? क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा होगा ना, फिर ऊपर वाले में से ये घटाएंगे नीचे वाला, समझिए? फिर आंसर आएगा। टैक्स मिस एमआर, यार राणा देखो सही ऐसा मत क्या करो, थोड़ा सही बनाओ बढ़िया। अच्छा, इसमें वैल्यू कहाँ लगेगा? हैं? कितना आ रहा है तुम्हारा टैक्स राणा, कितना बता रहे हो तुम? नेट टैक्स 32-24 आ रहा है, एचएससी के बाद 24 आ रहा ना? आ जाओ इधर आ जाओ, सही आंसर। अपनी कॉपी लिया ना? ये लो, मैंने यहाँ से वो कर रखा है, इनमें खाली वैल्यू डालते रहो, है ना? देख देख के, हाँ हाँ, इसको बता दो इसको कितना तुम्हारा कितना आ रहा है? 32-24, चलो 3 करोड़ है। अच्छा अभी वो भी लगेगा ना? सही आ रहा होगा उसका भी ना? तुम्हारा भी इतना ही आ रहा था? तुम्हारा कितना आ रहा है? फर्क पड़ गया, कहाँ फर्क पड़ गया? नहीं सही तो है, 32-42 यहाँ तक तो सही चले गए। इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इनकम, तो 142 हो गया ना ये, हमारे लिए 142 हो गया ना? लिखो लिखो यार, समझ आ रहा है मुझे, जब रिजल्ट चाहिए हो तो ये रहा ना, कोई बात नहीं, सही है।
2,12,100, 2,12,100 रुपये। ये आ गया 32,42, और 100 लाख के ऊपर कितना आ जाता? बस 30 लाख रुपए हो गया। इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया? 2,42। और ये कितना हो गया? इनकम में कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख रुपए का। तो मार्जिन रिलीफ कितना हो गया? इसको नीचे लिखो ना, नीचे है तो इसको ऐसे नीचे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखो मार्जिन रिलीफ। कोई बात नहीं, चलो लिख दिया। तो क्या करना है? लेसन मार्जिन रिलीफ। यहाँ कितना आ गया? 31 लाख। ठीक है, अब लगाओ 31 लाख के ऊपर नीचे, यहाँ है ना, यहाँ पर बना टैक्स आफ्टर मार्जिन रिलीफ कितना आ गया? 31 लाख। अब 4%, बत्तीस लाख 24 हजार। सही है? ओके है ना? किसी को गलत तो नहीं लग रहा ये? चलो ठीक है। तो अब चलो आगे चलें, आगे भी कर लेते हैं ना। अब किसकी बात कर रहे थे? फॉरेन कंपनी। अच्छा, तो भाई गवर्नमेंट ने बोला कि अब किसकी बात करेंगे हम? फॉरेन कंपनी की। मुझे ये बताओ, डोमेस्टिक कंपनी में LTCG 112 वाला कितना? पहले इनके रेट बताओ मुझे, डोमेस्टिक कंपनी में। अनुज, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, ये तो सेम रहेंगे, ये तो इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अदर इनकम पे बताओ, डोमेस्टिक कंपनी में कितना? पार्टनरशिप में 30%, दोनों में 30। यहां बोला तुम बाहर के लोग हो, लाओ 40%। कितना परसेंट? 40%। आओ, हमारे देश में बिजनेस कर रहे हो, हमारे लोगों को लूट रहे हो, लाओ 40%। कितना परसेंट? 40%। ठीक है, टैक्स रेट क्या है? ज्यादा है। तो हमने कहा कि सारे लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ कंपनी रजिस्टर करवा देते हैं, यहाँ कंपनी बनाते हैं, तो इसके बाद काम करते हैं, तो 30% वाले में आ जाते हैं वो फिर। अच्छा, इसमें सरचार्ज क्या रहेगा? पहले तो ये बताओ, सरचार्ज क्यों इकट्ठा किया जाता है? किसके लिए बोला था? शुरू में बताया था सरचार्ज किस लिए? हाँ, एब नॉर्मल अगर कोई लॉसेज हो गए तो उसके लिए ना। अब ये फॉरेन कंपनी क्या बोलेगी? अरे एक बात बताओ, मैं 40% दे रहा हूँ ना भाई, तुम्हारे देश में भूकंप आए तुम देखोगे, मैं देखूंगा? तुम देखोगे? मेरा क्या लेना देना यार, तुम्हारे देश में कोई अब नॉर्मल अगर लॉसेज होते हैं, कुछ होते हैं तो तुम देखोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला नाराज मत हो, देना जरूर पड़ेगा, भले कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। बस खुश, अब मत बोलना कुछ। 2% और 5%, ठीक है, देना जरूर पड़ेगा, भले ही थोड़ा सा कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 2% कहाँ तक? 1 CR तक, मतलब 1 CR से ज्यादा अगर कितना? 2%। अगर 10 CR है तो 5%, मतलब 10 CR क्रॉस कर जाए, तो मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है। अगर 1 CR तक है तो कुछ नहीं, 1 CR से ज्यादा इनकम होगी तो 2%, 10 CR तक 2% रहेगा, 2% रहेगा, 10 CR से ज्यादा जाएगा तो 5%। क्लियर? समझ गए?
इसमें सरचार्ज के रेट क्या हो गए, ये हो गए 2 और 5। डोमेस्टिक कंपनी में क्या रेट है सरचार्ज के, 7 और 12। पार्टनरशिप में क्या रेट थे, 12%। इंडिविजुअल के लिए क्या क्या रेट थे, 10, 15 और 25। याद हो रहे, वेरी गुड। तो ये भी समझ आ गया तुम्हें, मार्जिन रिलीफ तो इसमें मिल जाएगा, एचईसी तो उतना ही लगेगा, कितना परसेंट, 4%। क्लियर, ये तो देना ही पड़ेगा ना। अब देखो क्वेश्चन थे ना पहले, है है सेम अमाउंट पे फॉरेन कंपनी का निकाल दो, तो टैक्स ज्यादा बनेगा, सरचार्ज में फर्क आ जाएगा। Assume that ABC Limited is a foreign company. बिल्कुल मिलेगा। कर लिया,
निकल गया। पहले देख लेना है भी मालूम कि नहीं है। अभी 2-3 क्वेश्चन और करने हमने, है ना। निकल गया पक्का। चलो आगे चलें। निकल गया सबका। तुम्हारा कितना आ रहा है? अच्छा, हाँ, आस पास कुछ दिखाना। चलो अब देखो, एक होता है एचयूएफ। एचयूएफ के बारे में सुना है आप लोगों ने? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे एक परिवार है, हिंदू परिवार होना चाहिए, हिंदुओं के लिए है ये खाली, ठीक है। हिंदू में कौन कौन आता है वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हिंदू लोग, ठीक है। ओके, तो देखो ऐसा है, घर का जो मुखिया होगा उससे बोलते हैं कर्ता। जैसे कोई एचयूएफ बना के काम कर रहा है, तो जो घर का मुखिया होगा, मेल मेंबर जो होगा, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, वो क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा, ठीक है। सारे काम वही करेगा, और वो जो प्रॉपर्टी होगी, जो बिजनेस होगा, वो क्या होगा? सबका होगा। फैमिली में जितने भी मेंबर है सबका होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ऐसे अगर आप एचयूएफ, अब एचयूएफ कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, ये हमें नहीं देखना। हमें ये देखना है किसी ने एचयूएफ बनाई है, उसकी इनकम हुई है, तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, उस पर टैक्स कैसे लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि हमने जब इंडिविजुअल पढ़ा था तो एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112 ए, अरे एलटीसीजी 112 ए, एसटी सीजी 111 ए कैजुअल इनकम, इनके रेट क्या थे? हाँ ये बताएगा इंडिविजुअल के केस में रेट। हाँ वेरी गुड, ठीक है। स्लैब रेट क्या था? स्लैब कैसे चल रहा था बताओ? अप टू 3 लाख नील था, और नेक्स्ट 3 लाख 5, फिर 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 ऑन बैलेंस 30%, ठीक है। सरचार्ज क्या लगता था? है? अगर 50 से ज्यादा है तो कितना परसेंट? अगर 101 लाख से ज्यादा है तो? अगर 200, अरे 101 लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 101 नहीं, ये होना चाहिए था 100, ठीक है। अगर 200 लाख से ज्यादा है तो 25%। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सरचार्ज जो है
ये जो हमारी इनकम थी, कौन कौन सी 4 इनकम थी? 3 तो ये थी और एक क्या था? डिविडेंड इनकम। इन 3 इनकम पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना था? 15%। और जब ये सारी इनकम मिली हो तो हम क्या करते थे? टोटल इनकम में से 4 इनकम माइनस करते थे, फिर बची हुई इनकम अगर 200 लाख से ज्यादा है तो हमारा 25% सरचार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, 15 ही लगेगा। इतना क्लियर हो गया? इतनी चीजें पूरी याद है? पूरी याद है ना? ठीक है। सारा सेम है एचयूएफ में, सारा सेम कहाँ है? एचयूएफ में। अब बताओ एक चीज नहीं है एचयूएफ में, बोलो क्या है? अच्छी चीज तो सबको ही लगता है, रिबेट नहीं है। क्या नहीं है इसमें? रिबेट नहीं है, बस रिबेट नहीं है, बाकी सब में है, बाकी सब कुछ नहीं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब ये बताओ, अब ऐसी कौन सी चीज रहेगी जो यहाँ थी और एचएफ में इंडिविजुअल में नहीं थी? थी ऐसी कोई चीज बची है? बची है? ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ो। एचयूएफ में जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना एग्जांपल से पहले, ठीक है, ऑल अदर प्रोविजन शेल बी सिमिलर टू द इंडिविजुअल बट रिबेट अंडर सेक्शन 87A is not allowed. The tax rate for LTCG, LTCG 112A, STCG 111A and casual income are the same for all the person. If normal income of resident HUF is less than the exemption limit, the difference of the amount shall be allowed to be deducted from the long-term capital gain, and if long-term capital gains are not sufficient, it will be allowed to be adjusted from short-term capital gain and under section 11A or long-term capital gain 112A, but will not be allowed to be adjusted from casual income. What is HUF is given in the Hindu law. हिंदू लॉ आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, कहीं और पढ़ोगे, ठीक है? तो बाकी सारे प्रोविजन क्या हो गए? सेम हो गए, सिर्फ एक कौन सा वाला रह गया? रिबेट वाला। रिबेट एचयूएफ में नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखो, समझ में नहीं आया? अरे यार देखो, सपोज करो इसमें लिमिट कितनी की है? 3 लाख रुपए वाली लिमिट यहाँ भी है, ठीक है? आपकी जो है नॉर्मल इनकम नहीं है, आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है। एलटीसीजी 112 वाला, ये इनकम है आपकी 1 लाख, ये इनकम है 1 लाख। फिर एलटीसीजी 112 ए, ये है 2 लाख। एक है एसटीसीजी 111 ए, ये है 1.5 लाख, ठीक है? ये इनकम है। 3 लाख रुपए वाली लिमिट है, पर इनमें तो हमने वैसे ही पहले क्या पढ़ा था, सीधा फ्लैट रेट लगता है ना इन पे तो। पर हम क्या करेंगे, वो 3 लाख रुपए वाली कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले तो इससे एडजस्ट करेंगे। कितना एडजस्ट करेंगे? पूरा 1 लाख। बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख में से 1.5 लाख यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही है तो इतना ही हो पाएगा ना। अब कितना बचा? 50,000 बचा, बाकी 50,000 यहाँ से एडजस्ट करो, ये कहना चाह रहा है वो। तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। एलटीसीजी इसमें सबसे कम रेट भी है ना, इसीलिए सबसे इस क्लास में आए हम। इसमें 2 माइनस 1 माइनस, देखो ये इस पे रेट क्या है? 10% है, तो जाहिर सी बात है 3 लाख वाली जो लिमिट होगी वो सबसे पहले 20% वाले से करोगे, फिर 15 वाले से करोगे, जो बैलेंस बच रहा है अगर यहाँ कुछ है तो यहाँ वाले से एडजस्ट करोगे, अगर यहाँ कोई बैलेंस है तो। अगर नहीं बच रहा, कोई बैलेंस ही नहीं है, तो फिर बात खत्म होगी। जितना बच रहा है उतना माइनस कर दोगे। अगर सपोज हमारा 50,000 बच रहा था, ये वाली इनकम ही हमारी कितनी बच जाती? 40,000 बच जाती, तो 40,000 ही माइनस हो जाते, बात खत्म। इतना क्लियर? क्या नहीं है?
1 लाख की किस किस में है? देखो 1 लाख की सिर्फ LTCG 112A वाले में है बस, और किसी में नहीं है। 3 लाख तो तीनों में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, उनमें तो स्लैब रेट है ना, उनमें स्लैब रेट है ही नहीं। भाई देखो, आपने पार्टनरशिप फॉर्म देखी, उसमें 3 लाख की लिमिट कहीं थी? नहीं थी। उसमें फ्लैट रेट नहीं लगा था, चाहे इनकम 1 लाख भी होगी उसको फ्लैट 30% पार्टनरशिप फॉर्म में। तो 3 लाख वाला कोई पंगा नहीं है उसमें। कंपनी में भी नहीं है। कंपनी में क्या होगा? कंपनी में भी फ्लैट 30%, तो 3 लाख वाली कोई बात ही नहीं होगा। हाँ, जिसमें 3 लाख की लिमिट दे रखी है उसमें 3 लाख रुपए माइनस करोगे, बाकी क्यों करोगे? भाई पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोला था? अदर इनकम 30%, सीधी बात है। कहीं बोला था 3 लाख रुपए तक छूट है? कहीं नहीं बोला था ना। तो 3 लाख रुपए क्यों माइनस करेंगे इसमें? ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब है BOI, AO, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? AOP क्या होता है? भाई देखो, दो जनों ने मिलकर काम किया, दो चार जनों ने मिलकर काम कर रहे हैं, पर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई, ना कंपनी बनाई, ना LLP बनाई, कुछ नहीं बनाई, ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे दो सगे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है, और उसको बोले भाई, वो एक दोस्त दूसरे को बोलेगा भाई काम करेंगे, देख कल को हमारे बीच में लफड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं, पहले एग्रीमेंट बना देते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कर देते हैं भाई, उसमें सारी चीजें लिखेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। बस इतना ही भरोसा है, चल छोड़, तेरे साथ काम ही नहीं करना, अब रहने दे, काम ही नहीं करते। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि चल ठीक है काम कर रहे हैं, और कोई एग्रीमेंट, कोई ना पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, ना LLP बनाई, ना कंपनी बनाई। तो क्या हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। अब AOP क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या हो गया? अगर उसमें कोई पार्टनरशिप फर्म मिल गई, तो 3 दोस्त हैं, एक कंपनी है, सारे मिलके काम कर रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP कहलाएगी। समझ गए? तो AOP क्या होता है, समझ गए? पढ़ो जरा इसको। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज नाइदर a company nor a partnership firm if it is registered in some other hand, it will be called incorporated, BOI। जैसे ट्रस्ट वगैरह बनते हैं ना, तो वो ये बनता है, ठीक है? If such a group includes person other than individual also, it will called AOP। अगर इंडिविजुअल के अलावा किसी को भी इंक्लूड कर दिया तो वो आ जाएगा अपना, ठीक है? इन जनरल, normal income shall be taxable as at normal slab rate, but rate may be changed as the provision of section 167B। मतलब क्या है 167B? क्या बोलता है कि भाई देखो, इंडिविजुअल है, ठीक है, और एक कंपनी भी है। वैसे क्या बोला? नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स होगा, तो जितना इंडिविजुअल का पार्ट है उतना नॉर्मल से करो, बाकी जो कंपनी वाला पार्ट है उसको कंपनी के हिसाब से करो। समझ गए? क्लियर? भाई एक इंडिविजुअल भी है उसमें, एक कंपनी भी है, तो जितना आपका उसमें लिखा रहेगा ना भाई, क्या शेयर है, कैसे करके है उसको, तो जितना इंडिविजुअल का पार्ट है उतना इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स करो, और जितना बाकी अदर देन इंडिविजुअल का है उसका उस हिसाब से करो। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से, कंपनी है तो कंपनी के हिसाब से। भाई इतनी सी बात है इसमें, ठीक है? सरचार्ज 10, 15, 25 सेम रहेगा। ओके है? कॉर्पोरेट एक वो हो गया ना, इनकॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेट नहीं, इनकॉर्पोरेट लिखा हुआ ना वो, इट विल बी कॉल्ड इनकॉर्पोरेटेड BOI। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट मतलब जिसका हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसको हमने कॉर्पोरेट किया, बनाया है, वो हो गया इनकॉर्पोरेटेड। अगर किसी और एक्ट में कोई ऐसी संस्था को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया तो इनकॉर्पोरेटेड BOI कहलाएगा। जैसे ट्रस्ट, ट्रस्ट को कहा कहते हैं, ट्रस्ट का एक एक्ट है अलग से, वहां उसको रजिस्टर करते हैं। समझ गए? भाई बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं तो BOI हो गया। अगर उसको हमने कहीं रजिस्टर्ड करवा दिया, जैसे ट्रस्ट एक्ट में करवा दिया है, तो वो इनकॉर्पोरेटेड BOI कहलाएगा। तो ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर? ओके,
देखो सरचार्ज वही लगेगा, सरचार्ज की कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25% वाला वही पंगा है। तो 25% कब? जब ये 4 इनकम को छोड़ के बाकी नॉर्मल इनकम हमारी पार हो, 200 लाख से पार हो जाएगी। लास्ट में है टैक्स लायबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी, जैसे एमसीडी वगैरह होती है ना, ये भी एक गवर्नमेंट है ना। तो एमसीडी वगैरह है, जैसे एमसीडी क्या करता है, हर घर से हाउस टैक्स वगैरह लेता है ना। ऐसे टैक्स कलेक्ट करने की उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। तो वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसकी क्या हो गया, उसका पैसा आ गया, इनकम हुई है उसकी, पर वो इनकम एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो पैसा फिर क्या करेगा, वो और कामों में लगाएगा। भाई पब्लिक की भलाई के लिए लगाएगा, स्ट्रीट लाइट लगाना है, गलियां बनानी है, ये सारे काम कौन करेगा, एमसीडी करेगा। ठीक है, तो वो इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। एमसीडी की लोकल अथॉरिटी की इनकम टैक्सेबल नहीं है जब तक कि वो प्रॉपरली कोई बिजनेस ना कर रहा। अगर वो बिजनेस करने लग गए तो क्या होगा, फिर वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और टैक्सेबल कैसे होगी, जैसे पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्सेबल होती है। समझ गए, जैसे पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्सेबल होती है। क्लियर? लोकल अथॉरिटी की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, एग्जेम्प्ट होती है, बट अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो फिर टैक्सेबल होगी। और टैक्सेबल कैसे होगी, पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से होगी। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है बिल्कुल वैसे ही होगा। अब भाई ऐसा है, अब एक हमारा टॉपिक रह गया एग्रीकल्चर इनकम का, कौन सा, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये घुमावदार है, तो हम एक काम करेंगे, इस टॉपिक को अलग से करेंगे कल, है ना। क्लियर? इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम 80C to 80U, मतलब चैप्टर 6 से जो हम बात कर रहे हैं ना, वो यही है, 80C से 80U तक की चैप्टर 6 से है, वही है वो। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट नहीं है कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड।